आज मैं रुखसार सन, मैं गुलजार अहमद, मैं संजय। आप देख रहे हैं जियोम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके आप सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है और हम आपके लिए इस तरह की एनर्जेटिक अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो। यहाँ नीतीश राजपूत का सेकंड पार्ट है। कल हमने इस पर रिएक्शन दिया था पहले पार्ट पर। आज इसका हम सेकंड पार्ट करने वाले, जो बाकी की तमाम कंप्लीट वीडियो देखेंगे। चलते हैं वीडियो के, देते हैं फिर अपना रिएक्शन। ने कुछ कदम पीछे लिए तो वहां पे एंट्री हुई चाइना की, और फिर यहाँ पे चाइना ने लोन पे लोन देना स्टार्ट किए, और इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एक बबल में थी उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाया। दुनिया में अलग अलग तरह के देश हैं, कुछ की इकोनॉमी ऑयल से चलती है, कुछ की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग से चलती है या फिर आईटी सेक्टर से चलती है, कुछ की एग्रीकल्चर से भी चलती है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी एड और लोन से चलती है। पाकिस्तान एक एड डिपेंडेंट कंट्री है। जिस तरीके से पाकिस्तान यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान चाइना के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडिया को टैकल करने में चाइना को बहुत ही आसानी रहती है। इंडिया जब तक पाकिस्तान में उलझा रहेगा, चाइना आराम से रहेगा। यही रीजन है कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में उसको मदद करी, और कई एनालिस्ट तो ये भी मानते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में भी मदद करी। अब देखिए, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको चाइना की जो डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी है वो ऑलरेडी पता होगी, लेकिन मैं फिर भी मोटा मोटी बता देता हूँ। चाइना पहले मार्केट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देता है, फिर जो लोन आपको बाहर से 30 साल के टेन्योर पे मिलता है उसी को चाइना अप्रॉक्स 15 साल के लिए देता है। उसके बाद जिस चीज के लिए चाइना लोन देता है, मान लीजिए वो कह रहा है कि आपकी कंट्री में हम पावर प्लांट बनाएंगे, तो बनाने से लेके हर चीज में चाइनीज वर्कर और कंपनीज होती हैं। तो जो पैसा वो लोन देते हैं वो उसी देश से कमा के एक बिजनेस करके निकल जाते हैं, और ऑन पेपर पे वो लोन एज इट इज बना रहता है, और लोन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहता है। इनके क्लॉज में ये पहले से ही मेंशन करवाते हैं कि अगर लोन नहीं दे पाए तो वो जगह चाइना की हो जाएगी। इसी तरीके से श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट था वो चाइना के पास पहुंच गया। फिर इन्हीं सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का यूज करके ये उस एरिया में रूल करते हैं। अब आप कहोगे ये जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे हो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, तो पाकिस्तान के जो लीडर हैं, मिलिट्री है, उनको नहीं पता होगी। तो देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये क्या क्या मजबूरियां रही हैं इनकी, जब मैं अभी आगे IMF की बात करूंगा तो उसमें समझाऊंगा आपको। देखिए, चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC 2015 में बनाना शुरू कर दिया, और ये ग्वादर में भी एक पोर्ट डेवलप कर रहा है। और जितना पैसा चाहिए चाइना बहुत ही आराम से दे रहा है, और पाकिस्तान भी खुश है कि IMF से लोन लेने में बहुत ही ज्यादा झिकझिक होती है और चाइना बहुत आराम से दे रहा है। चाइना ने अभी तक $30 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तान को लोन दिया है और कुछ भी वापस नहीं आया। चाइना को भी पता है कि वो पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एडवांटेज उसको मिल रहा है। यहाँ वही सेम डेट ट्रैप वाला मॉडल चलता है। सारे वर्कर्स, कंपनीज वगैरह चाइना से ही आएंगे। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान ने भी शुरू में अपनी जनता को समझाने की कोशिश की थी, और उसका जब टाइम आया था तो उस टाइम पे उसने काम भी रुकवा दिया था CPEC का। लेकिन इन सब के लिए अब काफी देर हो गई है। देखिए, CPEC से पाकिस्तान के अंदर खूब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पैसा भी आया। इन सब चीजों से पाकिस्तान खुश होता है और सड़कें भी बन रही हैं, विकास भी हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये एक डेट बेस्ड इकोनॉमी है जो सिर्फ एड्स और लोन के भरोसे चल रही है। IMF ने भी मल्टीपल टाइम समझाया पाकिस्तान को कि CPEC से दूर रहना ही पाकिस्तान के लिए ठीक है। कोई नया नेता आके अगर ये सारी चीजें सही भी करने लगे तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही पहले से चल रहा है और अब एड लेना इनकी मजबूरी बन गया है। जनता वरना PM को ही गाली देने लगेगी। इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी के पास मल्टीपल कार्ड है, वो बस इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट उस कार्ड से कर दे रहा है, कभी दूसरे कार्ड की पेमेंट किसी तीसरे कार्ड से कर दे रहा है। इससे EMI तो बचा ले रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। कर्जा उसके ऊपर उतना ही है, बल्कि इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल रही है। कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस लोन लेते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेते हैं। यही रीजन है कि आप देखोगे कि किसी और कंट्री के लिए बेगर वर्ड यूज नहीं होता है, पाकिस्तान के केस में यूज किया जाता है। इनके खुद के PM ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स। देखिए, पाकिस्तान का जो करंट क्राइसिस है उसने दशकों से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके ऊपर फोकस वापस से ला दिया है, और इस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान आर्मी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं इंडियन हूं तो बुराई करूंगा ही। आप दुनिया के किसी भी न्यूज आउटलेट में पाकिस्तान के बारे में पढ़िएगा, आपको पाकिस्तान आर्मी का एग्जैक्टली रोल क्या है वो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट में जरूरत से ज्यादा खर्च करती है। पिछले साल का पाकिस्तान का टोटल बजट 9,502 बिलियन रुपीस का था, जिसमें से 1,523 बिलियन रुपीस खाली डिफेंस पे गया है। यानी
यानी कि टोटल बजट का 15% से भी ज्यादा। लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस में जाता है। पाकिस्तान आर्मी ने 1947 के बाद आधे से ज्यादा टाइम पाकिस्तान को रूल किया है और इनके पास सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा पावर है। ये लोग उसको ही पीएम बनाते हैं जो इनके हिसाब से चलता है। इनके बिना पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। इसलिए आपने एक वो कहावत जरूर सुनी होगी, बहुत ही फेमस है पाकिस्तान आर्मी के लिए, कि जंग कदे जीती नहीं और इलेक्शन कदे हारिया नहीं। ये देखिए इतने सारे मेडल इन्होंने लगा रखे हैं लेकिन उन्होंने आज तक एक भी जंग नहीं जीती है। पाकिस्तान की एक ऑथर है आयशा सिद्दीका, उनकी एक किताब है मिलिट्री आईएनसी। अगर मौका आपको लगेगा तो उसको पढ़िएगा जरूर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश का पैसा कैसे घुमा रही है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें बताया। आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। इनकी आर्मी पाकिस्तान की रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है और हर जनरल को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलते हैं। पाकिस्तान आर्मी की नेट वर्थ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इनकी आर्मी के अगर टॉप 100 ऑफिसर्स की वेल्थ का अंदाजा लगाया जाए तो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ है। इनके बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, यूके में इनके घर हैं, जबकि एक आम पाकिस्तानी ये सब सपने में भी नहीं सोच सकता जो ये लोग करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने फाउंडेशन और ट्रस्ट का एक नेटवर्क बना रखा है जो पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें ओन करते हैं, जैसे फौजी, और बहरिया फाउंडेशन, जिनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चलाते हैं। इनमें से फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर ब्रेड तक भी मिलिट्री कंट्रोल बेकरी से बनती है। पाकिस्तान के बैंक को भी आर्मी ओन करती है और हैवी इंडस्ट्री का 1/3 और टोटल प्राइवेट एसेट का 7% हिस्सा आर्मी ओन करती है। पहले कमाते हैं और फिर लॉ में अमेंडमेंट करा के अपना फायदा करवाते हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है और इस वजह से इनके सामने जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इनके सामने टिक नहीं पाती हैं। इनकी आर्मी के पास पावर और पैसा दोनों है। आप कभी नहीं देखोगे कि एक गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर है। हर देश की एक आर्मी होती है लेकिन यहाँ पे आर्मी का ही एक देश है। आप बोल सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद से भी एक बार चेक करिएगा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो इससे पहले थे जावेद बाजवा, इनकी वाइफ की जो 2016 में वेल्थ थी वो 0 थी। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई। उनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही थी कि उनकी वेल्थ इतनी हो गई? और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं जो इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई है? सैलरी जोड़ दो आप, उसके हिसाब से इतनी वेल्थ नहीं बैठती है, लेकिन उसके बाद भी इतना पैसा आ कहां से रहा है? तो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चन तब हो पाएंगी जब मीडिया ये सारे क्वेश्चन लेके आए। लेकिन मीडिया और सुप्रीम कोर्ट वगैरह हर जगह इनका कंट्रोल है। मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी में पाकिस्तान आर्मी का रोल जो है वो खत्म करना होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर कोई छोटा सा भी एफर्ट होता है तो उसको वहीं पे फेल कर दिया जाता है, उसको वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस ग्लोबली कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं और इनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा आर्मी के जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स को ट्रांसफर होता रहता है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर है। इनके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ की जमीन है जो इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है। हायर अथॉरिटी में कोई भी हो जो भी इनके हिसाब से नहीं चलता उसको ये लात मार के निकाल देता है। पाकिस्तान के अंदर आर्मी की हेल्प से ही पीएम बनता है और जब पीएम बन जाता है तो वो आर्मी चीफ के हिसाब से ही चलता है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। लेकिन दिक्कत तब हुई जब जनरल बाजवा का टेन्योर खत्म हो रहा था और जनरल बाजवा अपने हिसाब से ही अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे। वो सैयद असीम मुनीर को अपना आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। लेकिन इमरान खान के सामने भी दिक्कत थी। उनको ये पता था कि अगर सैयद असीम मुनीर आर्मी चीफ बनेंगे तो अगले इलेक्शन में वो उनको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। इसलिए जनरल बाजवा के खिलाफ जाके इमरान खान ने जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने की वकालत करी। इस सबके बीच में जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटा के शरीफ को पीएम बनवा दिया और शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया। और ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये अभी पिछले साल ही हुई हैं और इन सब चीजों की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है और ऊपर से 2022 में फ्लड भी आ गया था। 1/3 पाकिस्तान पूरा डूब गया था। करीब $30 बिलियन के अराउंड नुकसान हुआ था जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट्स हो रहे हैं उसके पीछे भी चाइना ही है। इन्होंने सीपैक पे जब काम रुकवा दिया था तो चाइना थोड़ा सा नाराज हो गया था और चाइना ने सीपैक प्लान में जो पावर प्लांट्स थे उनको बंद करा दिया था क्योंकि पेमेंट का कुछ इशू हो गया था। अगर सीपैक पे काम चल रहा होता तो चाइना कभी ऐसा नहीं करता। अब क्योंकि पावर प्लांट की शॉर्टेज है इसलिए बचे हुए पावर प्लांट पे लोड बढ़ गया और पावर कट हो रहा है। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो देश नहीं चल सकता
सकता है। अब या तो बाहर से लोन मिले, कोई एड मिले, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई भी नेता आएगा, उसकी मजबूरी बन जाएगा सीपेक के ऊपर काम शुरू करवाना। डे बाय डे जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सब्सिडाइज गेहूं लेने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, गेहूं के ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं, और इस वजह से काफी जगहों पे भगदड़ मच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई लोगों की जान तक चली गई है। पिछले साल जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी तो दुनिया भर के अंदर फूड क्राइसिस आ गया था। रशिया और यूक्रेन मिलकर दुनिया भर का 30% वीट सप्लाई कंट्रोल करते हैं। ये क्राइसिस इतना सीरियस था कि इंडिया को भी अपने यहाँ वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ गया था। और अभी भी इंडिया के अंदर ये जो वीट के हाई प्राइसेस हैं, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। लेकिन इंडिया के पास वीट का बफर स्टॉक था जो पाकिस्तान के पास नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है। और इनके जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बहुत हालत खराब है उसकी, $3 बिलियन से भी कम पे पहुंच गए हैं, और पता नहीं कितने दिन तक ये टिकेंगे। ये बहुत ही कम अमाउंट है। देखिए, जब भी आप बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन रुपीस को उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में चेंज करवाते हैं, क्योंकि आपको वहां की चीजें खरीदनी होती हैं। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो अपने देश में सारी चीजें प्रोड्यूस करती है। अब जैसे गाड़ियां चलानी है, मशीनरी यूज करनी है, तो ऑयल की जरूरत होगी। अगर आपकी कंट्री में ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है तो आपको बाहर से एक्सपोर्ट करना होगा, और अगर बाहर से चीजें खरीदनी है तो आपको बाहर की करेंसी की जरूरत होगी। जैसे आप जब किसी देश में जाते हैं तो वहां जाने से पहले अपने पास करेंसी रखते हैं, ऐसे ही कंट्री अपने फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करती है, जिसमें वो चीजें रखती है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होती है, जैसे गोल्ड, यूएस डॉलर, बॉन्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें रखी जाती हैं। अब इन सब की जगह अगर मान लो कि आप पाकिस्तानी रुपये अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब आप मार्केट में जाके पाकिस्तानी डॉलर दोगे तो वो कहेगा कि इसका मैं क्या करूंगा, ये पाकिस्तान के अलावा कोई लेगा नहीं, और पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है वो मेरे किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल और डोंकीज जो है वो बल्क में एक्सपोर्ट होते हैं, तो इसलिए कंट्रीज अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर्स और गोल्ड वगैरह रखती हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो, ताकि देश की जरूरतें डेली बेसिस पे पूरी हो सके। आप सुनते होंगे कि इतने दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, तो इसका यही मतलब होता है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान की हालत एक तो वैसे ही कमजोर थी, उसके ऊपर से रशिया और यूक्रेन की वॉर बीच में आ गई। अब पाकिस्तान के भी जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका जो मेजर हिस्सा है वो ऑयल और गैस प्रोडक्ट खरीदने में जाता है। लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुई है, गैस और ऑयल के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व एकदम से खत्म हो गए। इंडिया इसलिए बच गया क्योंकि इंडिया को रशिया ने डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल दिया है, लेकिन पाकिस्तान को गल्फ कंट्रीज से महंगे में ऑयल खरीदना पड़ा। अब पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, या तो कोई कंट्री इनको लोन दे या फिर कोई एड दे, किसी तरीके से हेल्प करे, या फिर ये IMF के पास जाए। IMF से भी ये लोग 13 बार लोन ले चुके हैं और एक बार भी नहीं लौटाया। एक गवर्नमेंट को लोन देना पूरी दुनिया में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोन देना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वापस नहीं मिलता। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हो कि लोन तो वर्ल्ड बैंक भी देता है, तो IMF का नाम क्यों आ रहा है, ये वर्ल्ड बैंक से अलग कैसे है, और IMF को क्या पड़ी है किसी देश की जब बुरी हालत है तो उसमें लोन देने की। तो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हम 10 दोस्त हैं और हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपनी अपनी सैलरी का 5% जमा करेंगे, और इस फंड को हम तब यूज करेंगे जब किसी के ऊपर दिक्कत आएगी, कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ गई तो हम उसमें यूज करेंगे। इससे होगा ये कि हम 10 के 10 जो दोस्त हैं वो सेफ हो जाएंगे, और कोई मुसीबत आती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो हम सब लोग सेफ हो जाएंगे। इंश्योरेंस भी इसी तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही IMF भी काम करता है। इसमें 190 कंट्रीज हैं, अपनी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से पैसा कंट्रीब्यूट करती हैं, और जिस कंट्री के ऊपर दिक्कत आती है उसको हेल्प की जाती है। इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है IMF के अंदर पैसा देने में। वहीं जो वर्ल्ड बैंक का जो लोन है वो इससे काफी अलग है। वर्ल्ड बैंक का जो लोन होता है वो कंट्रीज अपनी ग्रोथ के लिए लेती हैं। मान लो मेरी एक कंपनी है, अब मैंने सोचा कि कंपनी को ग्रो करना है, मुझे बाकी सिटीज में भी ले जाना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए जो मुझे लोन मिलेगा वो वर्ल्ड बैंक से मिलेगा। और अगर मैं किसी मुसीबत में फंसता हूं तो वो IMF वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, IMF से लोन मिलेगा। कई डेवलप्ड देश भी वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, जैसे इंडिया ने लिया था, लेकिन ये ग्रोथ के लिए मिलता है। जैसे इंडिया ने $245 मिलियन का लोन लिया था, वर्ल्ड बैंक से लिया था इन्होंने, रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए। अब रेलवे से जैसे जैसे इंडिया कमाएगा वो उसको वापस कर देगा। ये एक तरह से बिजनेस के लोन की तरह काम करता है। वही IMF की एंट्री तब होती है जब किसी कंट्री का बुरा टाइम चालू होता है, और IMF जो लोन देता है उससे पहले शर्तें रखता है कि लोन तो देंगे, लेकिन उससे पहले अपनी कंट्री में आपको कुछ चीजें चेंज करनी होगी। और IMF एक साथ लोन नहीं देता। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि 1 लाख रुपए हैं तो उसको वो 2-3 साल में धीरे धीरे करके देगा, और वो तब देगा जब आप उसके बताए हुए रूल्स फॉलो करोगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर IMF ने ये सारे रूल्स फॉलो करने को बोले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए हैं, और IMF इस बार इनको काफी परेशान कर रहा है लोन देने में।
10 दिन IMF की टीम इस्लामाबाद में रह के चली गई, अभी तक लोन नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहा है और इनके जो रूल्स हैं IMF के, पाकिस्तान के लिए उनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया। IMF के रूल के हिसाब से पाकिस्तान को गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, इन सब के जो प्राइस हैं उनको बढ़ाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान उल्टा कर रहा है, उनको सब्सिडीज दे रहा है। और पाकिस्तान की भी मजबूरी, अगर सब्सिडी नहीं देगा तो जो अभी महंगाई चल रही है उससे और ज़्यादा हो जाएगी। तो पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। IMF ने जो आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो टैक्स रिपोर्ट है वो भी मांगी है, ताकि पता चल सके कि सारा पैसा जा कहां से रहा है। एक गरीब देश में आर्मी कैसे अमीर हो रही है, उस पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है। इसके साथ साथ आर्मी का जो बजट है IMF उसमें भी कटौती करने को कह रहा है। और यही कुछ रीजन है कि पाकिस्तान की आर्मी IMF की बजाय बाकी कंट्रियों से लोन ले लेगी, उनसे एड ले लेगी, उनसे जाके पैसे मांग लेगी, लेकिन IMF को अवॉइड करती है। इस बार भी देखना आपको अचानक से सुनाई में आएगा कि इस कंट्री ने रिलीफ पैकेज दे दिया, क्योंकि जाके अंदर सीक्रेट डील कर लेते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह भी है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडिया से रिलेशन सुधरें, क्योंकि तभी ट्रेड होगा, तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं चाहती कि इंडिया से रिलेशन सुधरें, क्योंकि अगर इंडिया से रिलेशन सुधर गए तो ये जो हज़ारों करोड़ का बजट लिया जाता है आर्मी के नाम पर, उस पर क्वेश्चन उठेंगे। इसलिए आप नोटिस करोगे जब भी दोनों देश के बीच में कोई ट्रीटी होती है या कोई नज़दीकियाँ आती हैं या कोई बातचीत शुरू होती है तो अचानक से टेररिस्ट अटैक हो जाता है। 2008 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बातचीत करने दिल्ली आए, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो गया। 2016 में मोदी जी पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने गए, उसके आते ही एक हफ्ते के अंदर पठानकोट में टेररिस्ट हमला हो गया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हम इंडिया के साथ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर वॉर हुई तो पहले हम न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। जैसे ये बात बोली गई, जैश ए मोहम्मद ने टेररिस्ट हमला कर दिया। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ और इंडिया के PM अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 में जब लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था इन्होंने, तो जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने बिना अपने PM को बताए कारगिल का हमला प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया और बाद में तख्ता पलट करके PM को हटा दिया। पाकिस्तान की जो जनता है उसको बहुत ही अलग लेवल पे लूटा गया। इनके जो चीफ जस्टिस है उन्होंने डैम के नाम पे पैसा इकट्ठा कराया। आतिफ असलम जो सिंगर है उन्होंने भी इसमें डोनेट किया था। वो डैम बना ही नहीं और उसका पैसा सारा जेब में चला गया। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इनका एक सीनियर ऑफिसर था, वो यूरोप में जाके इनका प्लेन ही बेचा है। तो मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है, जितनी भी पाकिस्तान की जनता है, उसको हर तरफ से लूटा जा रहा है। देखिए पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो किसी लोन या फिर किसी एड से नहीं सुधरेगी। लॉन्ग रन में पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो आर्मी से हट के जब चीजें पॉलिटिशियंस के हाथ में जाएंगी तभी सुधर पाएगी। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि कुक्कू FM की ऑडियो बुक इंडिया वर्सेस पाक 1971 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, एक बार आप जरूर सुनिएगा, काफी डिटेल में चीजें बताई गई हैं। थैंक यू। खत्म हुई बड़ी बेहतरीन। सबसे पहले तो वो जो मेंटोर है जी वीडियो तो ख़त्म हुई। सबसे पहले तो मैं जो अपना नीतीश राजपूत साहब भाईजान जो है उन्होंने बहुत उम्दा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की हिस्ट्री समझाई और थोड़े से वक्त में इतना काफ़ी कुछ बता गए। तो मैं उनकी काविश को पहले तो सलाम को, उनकी इतनी तो अच्छी मैं कोशिश है। इतनी अच्छी वीडियो जो नीतीश सर ने बताई है वो इस इंस्टाग्राम पर जो रिकमेंड हुई है ना कि इस पर दोबारा रिएक्शन पार्ट 2 करो, तो मैं पता चल गया कि कितनी अच्छी तरह से उन्होंने हमें वीडियो समझाया, बनाई। इसलिए वो हाई रिकमेंडेड थी। अच्छा, अब जो टॉपिक्स थे जो उन्होंने टच किए, पहले तो हमने बात की आर्मी, पिछला सारा टॉपिक आर्मी पर था, इसमें भी जहाँ लेकिन वो मजबूर हो गए। उन्होंने ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी आर्मी के खिलाफ कोई बात करूं, लेकिन मुझे आपके क्राइसिस में और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। तो ये बात उनकी मेरे ख्याल में, मेरे अगर लिहाज से देखें तो कम से कम 98% तक ठीक है। कि देखें हमारे जब भी इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हुए हैं, हमारे अगर किसी हुक्मरान ने ये कोशिश की है कि हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात हो तो उस वक़्त ही हमारे इंडिया में अटैक हुए, तो 2008, 2016, तो जब 1999 जब भी हमने किसी इंडिया की तरफ बढ़ने की कोशिश की है उसके बाद अटैक होना और हमारी पाक फौज का इन्वॉल्व होना ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हमारी पाक फौज को नहीं मैं बोलूंगा, ये क्यों हमले होते हैं जब भी पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के करीब होते हैं? ये कौन सी अनासर है जो ये अटैक करता है? तालिबान होंगे और कोई अनासर? यार आर्मी ने अटैक, वो आर्मी कहते हैं ना कि आर्मी का। अच्छा मुझे ये बताओ कि किस मुल्क की आर्मी जिसकी अपनी कंपनीज हैं, है कोई किस मुल्क की आर्मी सिवाय पाकिस्तान के अलावा जिनकी अपनी कंपनी चल रही है? फौजी फर्टिलाइजर है, शाहीन है, फलां टिमकान है,
जितने रियल एस्टेट के कारोबार हो रहे हैं वो सारे के सारे आर्मी के अंडर है। और वो उन्होंने सही बात कही, उन्होंने 100% अटेंड पर बात ठीक किया कि हर मुल्क की आर्मी होती है, लेकिन ये वाहिद मुल्क है जिसका आर्मी का मुल्क है। रुखसार भाई मैं एक बात करना चाहता हूँ, असद भाई बोलते हैं कि पाक फौज के खिलाफ कोई सबूत है उन्हें तो सबूत पेश दिए। करें कि पाक फौज ने कैसे लूटा पाकिस्तान के खजानों को। तो आपकी उसकी जो मेजर कमर जावेद बाजवा की बीवी है, 2016 में उसके अकाउंट जीरो 0% था, एक लोकल थी। आम एक फौजी इतनी बड़ी अमाउंट कितनी सैलरी होगी? 5 लाख होगी ज्यादा। तो उसके भाई कितने मिलियन बात कर रहे 2 पॉइंट ऊपर थे, बिलियन, मिलियन है, बिलियन है। और पूरी फैमिली के जो उन्होंने बताया ना वर्थ जो उनकी दौलत है वो 12 समथिंग बिलियन, 12 बिलियन। पाकिस्तान को आज मिल जाए ना, पाकिस्तान का सारा क्राइसिस खत्म हो तो जाए। एक फौजी इतने लेकर चला गया है, तो ये हिस्ट्री में जो हिसाब ही नहीं है कि पाकिस्तान का खजाना किधर गया। हम ऐसे ही रोते रहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे खो भाई गया। को बोलने के मौके में वो कुछ बोलना चाहते हैं। भाई यार आपकी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। वो तो आप सुनते ही हैं, बात करें। बात मैं जरूर करूंगा, बात पहले मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिएगा फिर आप बोलिएगा। अच्छा बोले। दलील के साथ मैंने पिछली बार भी पेश बात करिए। की थी कि चलो मान लिया इंडिया पाकिस्तान के हालात बेहतर होने लगते हैं, सियासतदान करने लगते हैं तो फौज अटैक करवा देती है। मैं नहीं, फौज नहीं, कौन कौन से है? नस्ल, कौन से नस्ल वो ये चाहते कौन हैं? चीज है, क्या चीज मेरे है वो? भाई मैंने जो बात वीडियो में भाईजान की सुनी है मैं उस पर बात कर अच्छा रहा हूं। चले। फौज अटैक करवा देती है। जब पाकिस्तान के जनरल गवर्नर मारे जाते हैं, सदर मारे जाते हैं, तो वो कौन मारता है? कौन से जगह? जैसे अयूब खान मारे गए थे, उसे किसने मरवाया था? अयूब का किस तरह मारे जाते हैं? वो तो हवाई जहाज में ही मारे गए। जियाउल हक। हाँ, जियाउल हक, अयूब खान। आपको बड़ा ये पॉइंट मिला हुआ है। मेरी तो मैं उसका जवाब देना चाहता आप हूँ। दीजिए। इंडिया का जो एआर आर्मी चीफ है वो पीछे हादसे में हो गया, वो तो एक हादसा हो सकता है असद भाई, ऐसे तो बात आप नहीं कर सकते। वो ब्लास्ट में मारा गया था, किसी हादसे में नहीं मारा गया। कौन सा? मेजर पूरा जहाज ब्लास्ट में टूट बपन रावत। बपन रावत मुझे आई थिंक मैं पाकिस्तान के पाकिस्तान हादसा अच्छा पाकिस्तान जियाउल हक की बात कर रहा हूँ। भाई वो हादसा हो सकता है भाई। मेरी बात सुनो ना। हादसा होता है कि आग लगी दरिया जहाज में, आग लगी और इससे समथिंग कुछ मसला बना और जहाज गिरा और बंदा मर गया। अच्छा वो माने वो चीज क्या है, वो कौन करता मैं है? आपको बताता हूँ। आम के पेटियों में बम थे मेरे भाई। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं ये जो पिछले दिनों आर्मी का जो तारा गिरा है पाकिस्तान में, सरफराज। सरफराज। जनरल अच्छा ये वो बंदा था जिसे इमरान खान ने रिकमेंड किया था। दौरान वीडियो भाई ने बताया है ना, उसको किसने मारा? उसको भी फिर आर्मी ने ही मार दिया। और किसने मारा? उसका आपके बकायदा तो जो ये है बात हम अमेरिका है, अमेरिका ने असद ये कहा है भाई- कि हमसे गलती से हो गया, मरवाया है असद अमेरिका भाई ने। हम वही बात कर रहे हैं कि इन तो पीछे मैं कौन बात नासर आपको है। समझाने के लिए इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, आप आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं मेरी बात को। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम अगर बकौल इस तमाम वीडियो के भी अगर हमारे मुल्क को कंट्रोल करती है ना आर्मी, आर्मी को अमेरिका, तो आर्मी को कंट्रोल करता है अमेरिका। बेसिक मसला बना आप अमेरिका से अमेरिकन बने कि ये दोनों ममालिक कभी एक साथ ना चल सकें। समझ में आ गई बात? अच्छा आपका हमारा जो हम नारे लगाते हैं, हिमालय से ऊंची दोस्ती, इंडस से यानी कि दरिया सिंध से गहरी दोस्ती, शहद से मीठी दोस्ती। अमेरिका तो आपको पैसे देता है, आपको घूस खिलाता होगा, आप उनके काम आते हैं। और जो हम इतने उनके दावेदार बनते हैं इनकी दोस्ती के, आपने कभी सोचा कि वो किस इंटरेस्ट पर हमें लोन दे रहा है? इमरान खान ने जब ये सी पैक शुरू हुआ था ना, जब 2000 के दौर में जब ये शुरू हुआ था, तब से इमरान खान इसका मुखालिफ है। इमरान खान ने कहा कि ये हमारे हक में नहीं है। उनको पता था कि ये जितनी मशीनरी यूज़ होनी है वो चाइना की यूज़ होनी है, लेबर यूज़ होनी है चाइना की यूज़ होनी है। ऊपर से फिर उनका दबाव भी हम पर आना है कि ये कर्जा हम आपको दे रहे हैं। अब देखें जितनी मशीनरी यूज़ हो रही है सारी चाइना की है, लेबर चाइना की, उनको नौकरियां मिली हैं, उनको उधर कारोबार मिला है। वो तो हमसे एक मिनट बात सुन ले। भाई, आपकी बात समझ रहा हूँ। एजेंडा ये था इमरान खान साहब का कि सी पैक बने, लेकिन मजदूर और पाकिस्तान के हो, वो पाकिस्तान के पाकिस्तान हो। मसला ये था मेरे भाई। उसका जो उसका पाकिस्तान बेनिफिट को- क्या होता? उसका बेनिफिट क्या होता? अगर अवाम पाकिस्तान की मजदूर होती तो पैसा उन मजदूरों को मिलता, अगर नौकरियां मिलती, अगर कारीगर पाकिस्तान के होते तो भाई उन्हें जो इतनी ज्यादा तनख्वाहें मिलती वो पाकिस्तान की भाई अवाम कारीगर जो है ना, इंजीनियर तो होंगे चाइना की होंगे, हर यार चीज़ को ये करेंगे। बात कम से कम मजदूर रखते। बात सुनो। मजदूर इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि लेबर सारी हमारी हो,
50% जो इंजीनियर है ना पाकिस्तान के हों और 50% भाई ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये तो बातें ही है ना कि मजदूरों से वो पाकिस्तान को आपको कोई अंदर मैं- अंदर से मेरी तो खा बात रहा है सुने। चाइना, ये ज़हन में जो रखना। इंटरेस्ट रेट था ना वो सी पैक का, वो पाकिस्तान को आटे में नमक के बराबर था। उसलिए वो इमरान खान साहब ने उसको बोला कि हम ये नहीं करेंगे, हमें जो हमारे से आप ले रहे हैं राहदारी ले रहे हैं, हमें भी कुछ इंटरेस्ट रेट ज्यादा दें। वो ना होने के बराबर था, इसलिए इमरान खान साहब ने बोला मजदूरों से या अच्छा। इंजीनियर से ये इतना फर्क नहीं फिर पड़ता। 30 बिलियन हम उनसे ले चुके हैं, 30 बिलियन वो लुटाएंगे कैसे? कभी सोचा? आपने पहले कभी किसी मुल्क का लुटाया जो उन्हें लुटाएंगे? यार यही तो हमारी जो चाइना की पॉलिसी है ना असद भाई कि वो ऐसे आपको लोन देते आस्ता रहेगी, आस्ता 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 वो आपको पूरा काबू कर देगा। आपको शायद तारीख तो याद ही नहीं रहती मेरे भाई। अच्छा। आपको तारीख बिल्कुल याद नहीं रहती। बड़े सगीर में जब इंग्लैंड के ताजर आए थे ना मेरे भाई, इंग्लैंड के ताजर, तो बिल्कुल यही स्ट्रेटजी थी, यही तरीकाकार था। उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके मजदूर, उनकी कंपनी ईस्ट सारी इंडिया कंपनी आई, उन्होंने सब कुछ अपना ही किया। अच्छा वो जगह खरीद ली, जगह खरीदी, वहां पर अपने कारोबार लगाए और साथ ही बना दिया बेसिस है। किला बना दिया। वो एकदम बेसिक जो इस तरह कहते हैं। हाँ जी, किला ऐसा बनाया कि उन पर अपने फौज को तैनात कर दिया। वो इलाका उनका हो गया। जहां जहां वो काम करते हैं, जहां जहां जिधर जिधर जाते हैं, वो भी अपना कारोबार फैलाते गए और जमीनें खरीदते चले गए। उन्होंने फिर एक बहुत मजे की बात देखी, हालांकि ये वीडियो का रिलेटेड नहीं है तो मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा। उन्होंने बहुत मजे की बात देखी कि यहाँ पर बादशाही सिस्टम है, कोई हुकूमत है ही नहीं, सेंट्रल कोई हुकूमत ही नहीं है, सारे खाने वाले हैं, तो यहाँ हम खा लेंगे तो हमें कौन पूछेगा। ऐसे ही मेरे भाई उन्होंने साथ में दूसरे दो ममालिक को इकट्ठा किया। मेरा नाम चले आप मानते तो हैं कि आज जो वजह है पाकिस्तान में क्राइसिस की, उसके पीछे काफी हद तक हाथ हमारी मेरे भाई बात सुने, हमारे बूटों का, अगर हमारी वर्दी का, बात सुनो, अगर हमारी फौज का हाथ है ना मेरे भाई, तो उसमें सियासतदान भी कहीं पीछे नहीं है। समझ में आई? तो सियासतदान तो पहले को रोल ही नहीं है पाकिस्तान में सियासत में, वो क्यों तो नहीं नाम है? के हैं। वो क्यों मरियम ने सियासत आज में बोल रोल दिया नहीं ना, है? मेरी तो मेरे बात भाई सुने। बात सुनो, और बहुत मरियम सारे ने बोल आप दिया है, उसने आज कह बोल दिया कि हमारी तो हुकूमत हुकूमत ही नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, आज उन्होंने बोल दिया है 30 साल 40 साल हो गए नवाज शरीफ वगैरह को हुकूमत करते हुए। और भाई क्या नाम उस की- वक्त वो नहीं बोल सकते थे? बोलते हैं, असद बोलते भाई हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे वो बिल्कुल नाम के समझ होते आ हैं, रही है, नाम मुझे के होते बिल्कुल हैं। समझ आ रही है। आर्डर सारा अच्छा एक मिनट, बूटों का कारगिल में जो मैं 1990 में सुन ले, मैं आप कहते हैं भी नाम के आऊंगा। होते हैं, मेरे मैं सुन ले यहाँ आप पर भी आऊंगा, बात पहले सुन मैं ले। बात आपको 99 में मुशर्रफ से अपना नवाज शरीफ से पूछी, मुशर्रफ ने किया था कारगिल। यार मैं उधर ही आ रहा था, पहले मेरी बात सुनो। तुम कहते हो क्या है आर्मी? अच्छा इन्हें जो पता है कि आर्मी चलाती है, ऐसे ही है, जो हुकूमत लाती है आर्मी लाती है। अगर ये मुल्क में हक में अच्छे हों तो ये सरेआम अपना इस्तीफा दें और ऐलान करें कि मियाँ जो हुकूमत में आएगा वो वो भाई आगे ये भी चलाएंगे। खुद करे था, ये भी खाते हैं। भाई आपने तो बात नहीं बना रहे। आपके जो लीडर है ना इमरान खान, उन्होंने बताया है कि बूटों का क्या रोल है हाँ जी, हमें पाकिस्तान पहले में। नहीं पता हमें था, तो पता था हम कि तो बूटों जानने का- निछावर करते हैं। यार आप मेरी बात सुने, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर अगर आपके बकौल आर्मी है वही सियासतदान है। और यार भाई ने बिल का आर्मी खाया है ना। आर्मी पर कोई उंगली अच्छा, नहीं उठाता। अच्छा, आर्मी वो को अब लीगली अपने है। रोल में रहना मेरी बात सुनो, चाहिए। मैं आपने जो आपको शर्तें समझाता उसको हूँ भाई गुलजार, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कि वो जो खाते हैं वो कानूनी तौर पर जायज बनवा चुके हैं। अगर उन्होंने कंपनियां बनवाई हैं, रजिस्टर करवाई हैं, तो मेरे भाई उसके लिए कानून बनवाए हैं, सब कुछ बनवाया। अब आप कैसे सबूत पेश करेंगे? अच्छा, वो या कंपनी- तो वो आप सारे कानून जो है वो खत्म कर दें, या तो हुकूमत पाकिस्तान जो बने वो पिछले कानून खत्म कर दे। अच्छा माना नहीं कि आर्मी करती है। और यार वो जो करते हैं उनके पास लीगल एक प्रूफ है उनके लिए कि हमारे पास कंपनी है, हमारे पास पैसा है, ये वो सब कुछ। आप सबूत लेने जाएंगे, आप सबूत लेने जाएंगे तो आपको हजारों कंपनियां मिलेंगी। मेन तो मुद्दा है ना असद भाई ये है कि जो आर्मी चीफ होता है आता गरीब है बनकर लैंड लॉर्ड जाता है। मेन सवाल क्वेश्चन तो ये है ना कि हम ऐसे आर्मी को- अच्छा आप बस, सदियां अच्छा लगे। मजेदारी, ऐसे आर्मी को मजेदारी की क्यों जो भी ढूंढेंगे? बात सुनी आपने, जब बाजवा साहब से पूछा गया ना कि आपकी बीवी के पास इतने एहसास से कहाँ से आया, पता उसका क्या जवाब था? उसने कहा मेरी बीवी के पास एहसास है, जाके उससे पूछो, मुझे क्या पता कहाँ या से। ये जवाब का ये सवाल का जवाब कौन दे सकता है? कोई पूछ सकता है उससे? इस सवाल का जवाब मेरे भाई पूरी आवाम दे सकती है अगर एक साथ हो। मैं जैसे वीडियो में कहता हूँ ना कि अगर इन लोगों को अपनी हालत बदलने की पड़ जाए ना, और ये बात मुझसे इतनी है, अगर हमें आज जिस क्राइसिस में है, जिस तरह नीतीश सर ने कहा
क्योंकि उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के क्राइसिस में सेंटर में उनको मिली सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी, हमारी बूट और हमारी वर्दी मिली थी, इसमें कोई शक। और ये हमें भी नहीं पता था, ये भला हो हमारे इमरान खान का। अभी तक तो उन्होंने ऐसी बातें आज खोली नहीं जो आर्मी के खिलाफ है। वो तो अभी थोड़ा सा उन्होंने मोटे मोटे सी बातें आर्टिकल बताई। 6 लगने का आर्टिकल 6 के डर भी होता है, क्योंकि जो आर्मी सियासतदान और होते अदलिया के हैं। खिलाफ आप नहीं ये बोल हम सकते। पर भी लग सकता है, हमारा वायरल हो जाए तो। और भाई मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ा था, आज से बाद मुझे भी थोड़ा समय को बोलना पड़ा। आज मैं एक पढ़ी न्यूज़ बकायदा टीवी पर, बड़े चैनल पर, एक लड़का था, उसने को पोस्ट शेयर की थी आर्मी के खिलाफ, तो उसको भाई उठा लिया गया, 3 साल कैद की सजा हो गई है उसको, 3 साल की। भाई सिर्फ क्या इधर एक कुछ भी नहीं पोस्ट किया है, ट्वीट किया है एक आर्मी के तो खिलाफ। इधर क्या होगा जो पाकिस्तान की ये तो आवाज वही भी नहीं ये उठाने तो की वही आवाज है उठाई जा ना, सकती है। मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। ये तब तक होगा मेरे भाई जब तक कोई एक आधा उठेगा, तब नहीं होगा जब सारी कौम बैक वक्त उठ जाएगी मेरे भाई। भाई इसमें टोटली जो नजर आया है, इसमें हमारे सियासतदान भी मुलव्वस हैं, क्योंकि हमारे सियासतदान ही उनको छूट देते हैं। अगर हमारे सियासतदान एक्सटेंशन ना देते तो भाजपा की क्या जरूरत थी? वो अपने extension अपने देने की? लालच के लिए अपने लालच के लिए फौज के साथ लग साथ जाते में हैं, थे। अब 11 अपनी हुकूमत बनाने की खातिर। 11,000 अरब के जो केसेस थे उनके ऊपर, शरीफ खानदान के ऊपर उन्होंने माफ करवा नहीं लिए, क्योंकि आर्मी को उनकी डीलिंग हो गई थी अंदरूनी तौर पर। भाजपा ने कहा कि आप मुझे कुछ नहीं कहना, मैं आपको कुछ नहीं कहना, मैं आपके केसेस आपकी हुकूमत देता हूँ और आप आएँ और मैं केस ख़त्म करें, आप मुझ पर तहकीकात ना करना। क्योंकि अगर आज खान की हुकूमत होती तो तहकीकात ज़रूर होती भाजपा पर, नहीं होनी, क्योंकि उनकी हुकूमत ही नहीं रही। वो सारा प्लान अच्छा। खुद ही करके गया था। तो मेरे ख्याल में ये एक खिचड़ी है, और ये खिचड़ी तब तक है जब तक हमारी आर्मी के हाथ में ऐसा कुछ, और ये रहेगा, ये भी तय है। कोई भी उनके खिलाफ नहीं उठेगा, क्योंकि मैं आज अपने लोगों का कुछ रवैया देख रहा था। मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे, वो भी समझ लें कि ऐसे महकमे से तल्लुक़ रखते थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनको मैं जब बात की तो उनके रंग उड़ गया कि ये किस तरह की मुझे बातें कर रहे हैं, कि ये हमारे खिलाफ कर रहा है, ये मतलब ये किस तरह की बातें कही। मतलब उन्होंने पहले वो मेरे पास बैठना चाहते, जब मैंने इस टॉपिक को थोड़ा छेड़ा तो वो मेरे पास उठ कर चले गए। उनको बुरा लगा कि ये हमारे खिलाफ क्यों बात कर रहा है। थे भी बड़े हाई पर्सनालिटी वाले। मैंने कहा मैंने बात क्या नहीं यार, अब मौजू पर फोरम पर क्या नहीं, चाहे आपको बुरी लगे। तो ये कंक्लूड यही है, बूट और वर्दी जब तक हैवी है तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर पाकिस्तान गॉड ब्लेस गॉड, बस खत्म, टाटा बाय बाय। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।